हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और कल हमने हमारे आसपास जो भी हम चीज़ें देखते हैं उनसे संबंधित कुछ उपबंध पढ़े थे कि नगर पालिका क्या क्या कार्य करवाती है, मार्ग कैसे बनवाती है, उसके रखरखाव कैसे करती है, वो सब चीज़ें कल हमने देखी थी ना। फिर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं धारा 191 से। कल हमने धारा जो पढ़ी थी वो 190 तक कंप्लीट की थी, आज हमारा है 191। उसमें हमने लास्ट फुटपाथ वाली बात की थी 190 में, कि जो फुटपाथों की जो चौड़ाई है उसका निर्धारण कौन करती है, संकर्म समिति। और दूसरी समिति कौन सी है, भूमि अनुज्ञा समिति। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट धारा है धारा 191 कि जो मार्ग होते हैं, अब मार्गों में फुटपाथों की चौड़ाई निर्धारित कर दी। अब मार्गों की लाइन भी कल हमने निर्धारित कर दी थी कि इतने चौड़े मार्ग होने चाहिए, उनके इतने चौड़े फुटपाथ होने चाहिए। तो मार्ग है, मान लीजिए कोई मार्ग है, ये मार्ग गुजर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कोई भवन आ गया, ठीक है, और ये मार्ग ऐसे करके और ऐसे जा रहा है, यहाँ पर बीच में कोने पर कोई भी भवन है, ठीक है। तो नगर पालिका क्या करती है कि मार्ग के कोने पर भवन, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है एक्ट में, मार्गों के कोने पर भवन। तो जो मार्गों के कोने पर जो भवन होता है उसको किस तरीके से नगर पालिका उसको किस तरीके से मतलब उनकी क्या रखरखाव करती है, उनको किस तरीके से ग्रहण करके उसको मार्ग को सीधा करती है, गोलाकार करती है, मतलब उसका मार्ग का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से करती है, वो सारी चीज़ें 191 में है। चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि नगर पालिका क्या करती है। मार्गों के कोनों पर बने भवनों की ऊंचाई, कि जो मार्ग के कोने पर भवन बना हुआ है उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, और उसकी सीमा, कि कहीं ये मार्ग के अंदर नहीं आए, ठीक है, उसकी सीमा। तो उसकी ऊंचाई और सीमा का निर्धारण कौन करेगी, नगर पालिका करेगी। यानी कि कोने पर जो मार्ग बने हुए हैं वो सारे जो है नगर पालिका के उपबंधों के अधीन होते हैं, यानी कि उनका निर्माण और उनका आगे मरम्मत वगैरह वो सब नगर पालिका से अनुमति लेकर ही करना होता है। अगर नगर पालिका चाहे तो ऐसे मार्गों को गोलाकार या घुमावदार करेगी। इसको क्या कर सकती है, वो गोलाकार या घुमावदार करने के लिए क्या कर सकती है कि इसके किसी भाग को, या तो किसी कोई भाग है, मान लीजिए ये भाग है, इसको गोलाकार करने के लिए सिर्फ इस भाग का अधिग्रहण कर सकती है, या फिर इस पूरे भवन का ही क्या कर सकती है, अधिग्रहण कर सकती है। और उसका मुआवजा जो भी होगा वो स्वामी को दे दिया जाएगा। ये कार्य किसके हित में होता है, तो लोक हित के अंदर ये कार्य हो सकता है। सीधी सी बात है कि मार्ग के मतलब कि जो भी मार्ग है उसके कोने पर कोई भवन बनेगा तो वो सारा नगर पालिका के उपबंधों के अधीन होगा, यानी कि उसकी ऊंचाई कितनी होगी, उसकी सीमा कहाँ तक होगी। और मान लीजिए कोई भवन है और फिर भी वो मार्ग में बाधा बन रहा है, या मार्ग को गोलाकार या घुमावदार करना है, तो इसके लिए उसका अधिग्रहण कर सकती है, किसी एक भाग का भी और पूरे भवन का भी, लोकहित के अंदर। बदले में उसको क्या दे सकती है, मुआवजा दे सकती है। तो मार्ग के कोने पर भवन 191 में मार्गों के कोने पर क्या है, भवन है, ठीक है, कोने पर क्या है, भवन है। धारा 192 में है बहिर्गमत या बहिर्गत भवनों को पीछे करना। अब कोई भवन है, ये भवन है, ठीक है, और ये मार्ग है, ठीक है। अब ये मान लीजिए ये भवन वाला क्या करता है, इसका छज्जा निकाल लेता है यहाँ तक, यानी कि वो मार्ग के ऊपर तक इसका छज्जा निकाल लेता है, ठीक है। या फिर वो इसके यहाँ पर बाहर चबूतरा निकाल लेता है, रैंप निकाल देता है बाहर तक, जो मार्ग में बाधा आ रहा है, क्या कर रहा है, मार्ग में बाधा आ रहा है। तो जो इसकी जो मार्ग की जो नियमित लाइन है, उस लाइन के बाहर किसी भी भवन का कोई भी भाग, किसी भवन का कोई भी भाग, चाहे उसका छज्जा हो, चाहे उसका रैंप हो, कुछ भी हो, तो उस नियमित लाइन जो ये जो लाइन है रोड की, उस नियमित लाइन के बाहर नहीं होना चाहिए। अगर बाहर होता है तो नगर पालिका क्या करती है कि 15 दिन का उसको नोटिस देती है, क्या तो आप खुद हटा लीजिए, वरना नगर पालिका उसको तुड़वा देती है। इस दौरान मान लीजिए इसने ये छज्जा था, इसको तुड़वाया, ठीक है, ये तो गलत था इसलिए इसने तुड़वाया, तो छज्जा टूटता है, इसके साथ साथ इस घर की भी कोई हानि होती है, इस घर की भी कोई हानि होती है, तो उसका मुआवजा सरकार उसको दे देती है, लेकिन जो लाइन के बाहर है उस अस्थायी चीज़ को हटवा देती है। फिर उसके बाद में अगर भवन जर्जर है, मान लीजिए भवन ही ऐसा है कि जर्जर है, कभी भी गिर सकता है, खतरनाक है वो, ठीक है, तो नगर पालिका उसका मुआवजा नहीं देती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने देखा कि मार्ग के कोने पर भवन है तो उसको किस तरीके से उसका रखरखाव करेगी। और मान लीजिए कोई भवन है मार्ग के ऊपर और वो उसका कोई भाग रोड के ऊपर आ रहा है, मार्ग के बाधा बन रहा है, तो उसका किस प्रकार से नियोजन करेगी। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं भवनों की सतह, यानी कि नगर पालिका की जो के क्षेत्र में या मार्ग के अंदर भवन जो आते हैं उनकी सतह कितनी होनी चाहिए। सतह मतलब उनकी नींव, कि उनकी जो नींव होती है, जो बेस होता है, उनका कितना होना चाहिए। तो सतह जो है नगर पालिका की
नगर पालिका के उपबंधों के अनुसार उनके सतह की उचित ऊंचाई होनी चाहिए कि कम से कम जो जैसे ये रोड है इसके पास के भवन है, अगर वो बिल्कुल नीचे होंगे तो जो पानी वगैरह है वो बढ़ने का खतरा रहता है ना। तो जल निकासी या मल निकासी जो है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो नगर पालिका के जो मार्ग होते हैं उसके अनुसार ही भवनों की ऊंचाई होनी चाहिए ताकि जल निकासी और मल निकासी सही हो। ठीक है, तो भवनों की सतह किसके अनुसार होनी चाहिए, जो निर्धारित मार्ग है उनके लाइन के अनुसार होनी चाहिए। बस यही चीज़ इसमें 194 में है कि समस्त प्रकार के भवनों के निर्माण से संबंधित उपबंध, यानी कि इसमें तो हमने देखा कि जो मार्ग के कोनों पर जो भवन थे ना, ये सिर्फ उनकी बात, ये 3 जो धाराएं थी ये कोनों पर जो मार्ग है उनके संबंधित है। ये है समस्त प्रकार के, यानी कि समस्त प्रकार के भवनों के निर्माण से संबंधित उपबंध जो है उसमें क्या आता है कि नगरपालिका की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार का कोई भी भवन हो उसका निर्माण या उसकी मरम्मत या उसमें बोरिंग करवाना, कुआं करवाना या उस भवन पर टावर लगवाने हेतु नगरपालिका की अनुमति लेना आवश्यक है। यानी कि उस भवन में अगर आप किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करवा रहे हो तो आपको नगरपालिका से क्या लेनी होगी, अनुमति लेनी होगी। अगर आप अनुमति नहीं लेते हो तो आपको 1 से 3 माह तक का कारावास हो सकता है या 20 से 50,000 तक का जुर्माना लग सकता है। ठीक है, और आवेदन करने के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए होंगे, तो भूमि पर हक का आपको शपथ पत्र देना होगा कि आपका उस भूमि पर हक है और वो भूमि विवादहीन होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं होना चाहिए, उसका नक्शा होना चाहिए, उसकी फ़ीस की रसीद होनी चाहिए और कुछ अन्य शपथ पत्र जो नगरपालिका मांगती है। तो ये सारे दस्तावेज होने चाहिए अगर आपको किसी प्रकार की मरम्मत या कोई भी कार्य करवाना है तो। ठीक है, और आवेदन अगर आप उसका आवेदन नहीं करते हैं, बिना आवेदन किए आप वो कार्य करवा लेते हैं तो आप पर कारावास या जुर्माना लग सकता है। ठीक है, तो 194 हो गया। अब 194 के ये उपबंध जो है ये अभी 2020 के अंदर जुड़ा था, तो ये क्या है, संशोधन है और ये अभी 2020 में हुआ है। तो इसको याद रखना है, कतिपय क्षेत्रों में अनुज्ञा के बिना, कतिपय क्षेत्र यानी कि कुछ क्षेत्रों में बिना अनुमति के भवन निर्माण प्रतिषिद्ध यानी कि प्रतिबंधित करने की राज्य सरकार की शक्ति है। यानी कि कुछ क्षेत्रों में बिना आज्ञा के किसी भी प्रकार का कोई भी निर्माण जो है उसको प्रतिषेध करने की किसकी शक्ति है, राज्य सरकार की शक्ति है। किसमें है, लोकहित में है कि कुछ ऐसे क्षेत्र है जो विशेष उस पर विशेष प्रकार के नियम लागू होते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों के अंदर किसी भी प्रकार के जो निर्माण है उसको प्रतिबंधित करने की शक्ति किसकी, राज्य सरकार की है। अगर आप उसका उल्लंघन करते हो तो आप पर 20,000 रुपये तक का जुर्माना लग जाएगा। यानी कि कुछ क्षेत्र नगरपालिका क्षेत्र के अंदर ऐसे आते हैं जो नो कंस्ट्रक्शन जोन होते हैं। यानी कि जो नो कंस्ट्रक्शन जोन होते हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य आप नहीं करवा सकते हैं, और अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो आप पर 20,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। ये कुछ क्षेत्र होते हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं नगरपालिका क्षेत्र में जिस पर आप किसी भी प्रकार का कोई निर्माण नहीं कर सकते हैं। ये शक्ति राज्य सरकार की होती है प्रतिबंधित करने की, और उल्लंघन होने पर 20,000 रुपये का जुर्माना। देखिए नया संशोधन है तो इसको आप याद रखिएगा। फिर धारा 195, इसमें क्या है कि जो निवासियों के संगम के द्वारा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सों का रखरखाव। देखिए आपने देखा होगा कि नगरपालिका, नगर परिषद या नगर निगम क्षेत्र में बहुत सारे अपार्टमेंट बनाए जाते हैं। देखा आपने, फ्लैट वगैरह होते हैं। तो जो अपार्टमेंट वगैरह बनाए जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति निवास करते हैं तो उनका एक एसोसिएशन होता है। जो फ्लैट वगैरह देखे उनका एक एसोसिएशन होता है, वो इन अपार्टमेंट का रखरखाव करते हैं, इनमें बिजली, नल, पानी आदि की सुविधा देते हैं। ठीक है ना, तो ये सुविधाएं जो देते हैं वो एक एसोसिएशन के द्वारा उनको दी जाती है और उसी एसोसिएशन के द्वारा इनका रखरखाव किया जाता है। तो जो अपार्टमेंट होते हैं उनका रखरखाव एसोसिएशन के द्वारा किया जाएगा, उसमें नगरपालिका किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगी। नगरपालिका किसी प्रकार से जिम्मेदार कैसे नहीं होगी कि मान लीजिए वहाँ पर नल नहीं है या फिर वहाँ बिजली नहीं है तो आप शिकायत नहीं कर सकते कि नगरपालिका ने अपने कर्तव्य का उल्लंघन किया है, क्योंकि ये कर्तव्य है किसका, एसोसिएशन का है। वो नगरपालिका में आवेदन करेगी तभी नगरपालिका वहाँ पर सारी सुविधाएँ देगी। तो ये रखरखाव ये सब कार्य किसके हैं, एसोसिएशन के हैं। वो नगरपालिका के क्षेत्र में जितनी भी चीज़ें आती है, नगरपालिका क्षेत्र में जो भवन आते हैं उनको नल, बिजली आदि सुविधाएं उपलब्ध करवाने की
जो करते हुए वो तो नगर पालिका का है, लेकिन अगर वो फ्लैट वगैरह बनाते, कोई अपार्टमेंट बनाते, तो उसका एक एसोसिएशन गठित किया जाता है और वही उसका रखरखाव करता है। तो वो सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? एसोसिएशन की होती है। 196 में है कि अनुज्ञा और सन्निर्माण की विशिष्टियों को प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाना, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई भी आज्ञा ली जाती है निर्माण के लिए और कोई भी निर्माण करवाया जाता है, तो उसकी जो विशेषताएं होती है, जो विशेषताएं होती है उस निर्माण की, उसको एक बोर्ड के द्वारा प्रदर्शित किया जाना है। आपने कहीं देखा होगा कि कोई भी कंस्ट्रक्शन जोन है, ठीक है, तो जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का कार्य चलता है वहाँ पर एक बोर्ड लगाया जाता है। देखा आपने? ऐसा बोर्ड लगाया जाता है जिस पर सारे 4x4 का बोर्ड होता है, उस पर हर चीज़ प्रदर्शित करनी होती है। क्या क्या लिखना होता है कि यहाँ पर फला फला कार्य चल रहा है, करवाने वाला व्यक्ति कौन है, उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर, और जो नगर पालिका से उसने जो अनुमति ली है उस पर लिखा होता है कि हमने नगर पालिका से अनुमति ली है, उसका रजिस्टर नंबर लिखा होता है, निर्माण प्रारंभ करने और ख़त्म करने की तारीख लिखी होती है। तो ये सारी चीज़ें उस कंस्ट्रक्शन जोन में जो बोर्ड लगाना होता है वो आवश्यक होता है, बिल्कुल आवश्यक होता है, ताकि लोग वहाँ पर सावधानी रख सके। ठीक है, तो ये चीज़ है 196 में कि आपको एक बोर्ड प्रदर्शित करना होगा, उसमें सारी जानकारी देनी होगी। तो आपको कोई भी निर्माण करने के लिए उसकी विशेषताओं को प्रमुख रूप से प्रदर्शित करना होगा, किसमें? 196 के अनुसार। फिर नेक्स्ट है कि मरम्मत आदि के दौरान होर्डिंग लगाना, कि आप कोई मकान बना रहे हैं या फिर उसका कोई मरम्मत ही कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके दौरान आपको होर्डिंग लगाना होगा। ये तो प्रदर्शित करना है कुछ विशेषताओं को, यानी कि कोई आज्ञा आपने ले ली, कोई निर्माण आप कर रहे हैं, उसकी विशेषताओं को आप बोर्ड के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं। और आप कोई मरम्मत करा रहे हैं, उसके दौरान होर्डिंग लगा रहे हैं, ठीक है ना, कोई होर्डिंग लगा रहे हैं, तो ये कार्य भी आपको किससे? अनुमति प्राप्त करके, नगर पालिका से अनुमति प्राप्त करके करना होगा, ठीक है ना। लिखित अनुमति, कैसी? लिखित अनुमति प्राप्त करके आपको मरम्मत के दौरान होर्डिंग लगाने की अनुमति दी जाएगी। अगर आप ऐसा कार्य नहीं करते तो आप पर 1 से 2,000 रुपये का जुर्माना और 50 से 100 रुपये प्रतिदिन वसूले जा सकते हैं, ठीक है। इसमें तो देखिए, किसी भी कोई भी निर्माण कराते उसकी विशेषताओं का उल्लेख करना, प्रदर्शित करना, इसमें तो आज्ञा ले ली गई, लेकिन इसमें आपको आज्ञा लेना आवश्यक है। इसमें तो आज्ञा ले ली गई और फिर आपने उसको बोर्ड पर प्रदर्शित किया, और इसमें है कि आपको होर्डिंग लगाने से पहले क्या लेनी होगी? आज्ञा लेनी होगी, ठीक है। थोड़ा सा उल्टा है, लेकिन आपको इसको इसी प्रकार से याद रखना होगा। फिर नेक्स्ट है कि सुख सुविधाओं के रखरखाव का उत्तरदायित्व लेना, कि नगर पालिका है, लेगा कौन उत्तरदायित्व? नगर पालिका लेगी, ठीक है। कौन लेगी? नगर पालिका। तो नगर पालिका किसी मतलब उसके क्षेत्र में जो भी मकान वगैरह आते हैं, जो भवन आते हैं, उनकी सुख सुविधाओं का रखरखाव का उत्तरदायित्व किसका होगा? नगर पालिका का होगा। मैंने आपको भी बताया कि अगर कोई अपार्टमेंट वगैरह है तो उसमें रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी होगी? उसके एसोसिएशन की होगी। लेकिन कोई नगर पालिका के क्षेत्र के अंदर आते हैं तो उसके रखरखाव का उत्तरदायित्व, उसकी सुख सुविधाओं के रखरखाव का उत्तरदायित्व किसका होगा? नगर पालिका का होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 199, या आखिरी आर्टिकल है अध्याय 11 का, कि अन्य अभिकरणों द्वारा विकसित। मैंने बताया जो नगरपालिका के द्वारा विकसित होते हैं, यानी कि जो नगरपालिका के क्षेत्र में होते हैं, उनका रखरखाव तो नगरपालिका करते हुए होगा। लेकिन मान लीजिए कोई अन्य अभिकरण है, कोई किसी एसोसिएशन ने कोई कॉलोनी डेवलप की, ठीक है ना, उसने डेवलप कॉलोनी जो की है, विकसित कॉलोनी जो की है, वो उसको बाद में नगरपालिका को सौंप देता है, ठीक है। नगरपालिका को कॉलोनियों का सौंपा या ग्रहण किया जाना, या तो वो खुद नगरपालिका को सौंप देता है, ठीक है, यानी कि उसको बेच देता है, तो उसका रखरखाव फिर नगरपालिका की जिम्मेदारी होगी, या फिर नगरपालिका खुद उसको ग्रहण कर लेती है, तो फिर उसका रखरखाव, उसको सारी सुविधाएं देना किसकी जिम्मेदारी होगी? नगरपालिका की। देखिए इसमें 3 एक जैसे आर्टिकल्स आए थे, कि पहले तो था कि अगर नगरपालिका चाहे, सबसे पहले कि जो एसोसिएशन होते हैं, जो वो भी डेवलप करते हैं कॉलोनियाँ, तो उनकी रखरखाव की जिम्मेदारी उनकी खुद की होगी। एक नगरपालिका के क्षेत्र के अंदर उसके द्वारा डेवलप की गई जो भवन होते हैं, उसके रखरखाव और सुविधाओं की जिम्मेदारी नगरपालिका की होगी। लेकिन अगर कोई अभिकरण खुद डेवलप करते हैं और फिर नगरपालिका को सौंप देते हैं, तो उसके बाद उसकी डेवलपमेंट और रखरखाव की जिम्मेदारी और उसकी सुविधाओं की जिम्मेदारी किसकी होगी? नगरपालिका की होगी। तो ये आज का हमारा वीडियो था। इसके बाद में हम नेक्स्ट अध्याय लेकर आएंगे, और इसका जो धारा 159 से 199 तक है, इसका एक रिवीजन वीडियो देख लेते हैं कल। उसके बाद में हम नेक्स्ट अध्याय लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।